बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मुहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 27 किस्तें सुन चुके हैं और अब 28वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने फिर एक हल्ला बोला और कहा, मूर्ख, तू भूल रहा है कि तुझे किसी ने गलत इतला कर दी है। मैं विष्णु माता का भक्त हूँ। विंग कमांडर भटनागर ने मेरे दाएं गाल पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मैं चकरा कर एक तरफ गिर पड़ा। तेरा पाखंड ख़त्म हो गया है। तेरे साथी बाग जोगियां वाले पाकिस्तानी जासूस ने सब कुछ बता दिया है। बाकी हम तो इसे पूछ लेंगे और हमें पूछना आता है। इस अरसे में मेरे बाजू रस्सी से पीठ पीछे बांध दिए गए थे। मेरा साथी कमांडो नंबर 9 भी हक्का बक्का होकर रह गया था। विंग कमांडर भटनागर ने स्टेन गन की नाल मेरी गर्दन से लगा दी। बाहर चलो भगत जी, तुझे विष्णु माता के दर्शन करवाते हैं। मैं यूं जीना चढ़ने लगा कि रस्सी का सिरा एक संतरी ने पकड़ रखा था और दूसरा स्टेन गन्नों का रुख मेरी तरफ था। बैरक के गर्दलू दफ्तर में आया तो मेरा दिल धक से रह गया। यहाँ वही इंडियन इंटेलिजेंस का सिख बैठा था जिसने दिन भर मेरा ताकुब किया था। अब सारा मामला मेरे सामने खुल गया था। विंग कमांडर भटनागर ने उस सिख CID वाले से कहा, सरदार जी तुम अब आ जाओ, आगे हम खुद संभाल लेंगे। मैं गर्दलूद मेज के पास खड़ा था। विंग कमांडर भटनागर कुर्सी पर स्टेन गन का रुख मेरी तरफ करके बैठ गया। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसने एक संतरी से कहा, इसका डॉक्टरी मुआयना करो, यह पाकिस्तानी मुसलमान है। 2 सेकंड के अंदर अंदर मेरे डॉक्टरी मुआयने ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और इस बात की तस्दीक हो गई कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदू भक्त नहीं हूँ। मैंने सर झुका लिया। विंग कमांडर कुर्सी से उठकर मेरे करीब आया और मुझे गिरबान से पकड़कर झंझोड़ता हुआ बोला, बड़ा पाखंड रचाया तूने, पर तुझे पता नहीं था कि ये जम्मू छावनी है और मैं के भटनागर हूँ। मुझसे आज तक दुश्मन का कोई एजेंट बचकर नहीं जा सका। अब मैं तुमसे वो बातें उगलवाऊंगा जो तुम अपने साथी से पूछने का ढोंग रचा रहे थे। उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मेरे हाथ पीछे बंधे थे। मैं पीछे दीवार से टकरा कर एक तरफ गिर पड़ा। ये लोग मुझे घसीटते हुए ले गए और क्वार्टर गार्ड के नीचे एक तंगो तारीख कोठरी में डाल दिया। सारी रात मैं कोठरी में पड़ा रहा। मेरी कलाई की घड़ी संतरी उतार कर ले गया था। मेरा लिबास साधुओं का सा था। मेरी सरसी तलाशी ली गई और खुदा का शुक्र है कि सांप का मनका सुधा नगनी की निशानी मेरे पास महफूज रही। वक्त का मुझे कोई एहसास नहीं रहा था। कोठरी में घुप अंधेरा था। वक्त एक अजियत बख्श एहसास के साथ रेंगता रहा। न जाने कितने घंटे गुजर गए थे कि दरवाज़ा खुला। जीने में दिन की रोशनी दिखाई दी। 2 मुसल्ला सिख सेंतरी दरवाजे की तरफ खड़े थे। एक सिविलियन कपड़ों में मलबूस दुबला पतला आदमी अंदर आया। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। उसने आते ही कोठरी की बत्ती रोशन कर दी। बड़ी अपनाइयत से मेरे पास बैठ गया। उसके पास एक छोटा सा टिफिन कैरियर था। उसने डिब्बा खोला और बड़ी राजदारी से बोला, मैं भी मुसलमान हूँ। वैसे तो यहाँ जम्मू एयरफोर्स के ग्राउंड स्टाफ में हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन कश्मीर जरूर आज़ाद होकर पाकिस्तान में शामिल होगा। मेरा नाम गुलाम मीरा है। लो चाय पियो। उसने छोटे से कप में चाय डाली। टोस्ट का एक टुकड़ा काट कर मेरे मुंह में डाल दिया। मैं खामोशी से टोस्ट खाने लगा। वो मुझे कायल करने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरा हमदर्द है और उसकी अपनी हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रहा है और उसे जानबूझकर मेरे पास भेजा गया है, लेकिन मुझे टोस्ट और चाय की अशद ज़रूरत थी क्योंकि आगे मैं इस अज़ियत के एक तवील सिलसिले से गुजरने वाला था। इस टार्चर के लिए मैं अपने जिस्म को पहले ही तैयार कर रहा था क्योंकि मैं उनके टार्चर से अब बच नहीं सकता था। गुलाम मीरा बराबर बातें किए जा रहा था। वो लाहौर, सियालकोट और कराची की बातें करने लगा। मैंने 4 टोस्ट खा लिए थे और चाय का दूसरा कप पी रहा था। मैंने गुलाम मीरा की तरफ गहरी नज़रों से देखा और कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मुसलमान ज़रूर हूँ, मगर मैं जनूबी हिंद का रहने वाला हूँ। गुलाम मीरा बोला, जनूबी हिंद के थे तो फिर तुम इस पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करने क्यों आए थे? मैंने कहा, इसलिए कि विंग कमांडर चाहता था कि मैं पाकिस्तानी जासूस से राज उगलवाऊं। गुलाम मीरा एक सेकंड के अंदर अंदर हिंदू डोगरा बन गया। उसने उल्टे हाथ से मेरे मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि कब मेरे हाथ से छूट कर गिर पड़ा। तुम सीधी तरह नहीं मानोगे, वो कहता हुआ 2-4 ठुड्डे मेरे पेट में मारकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। बत्ती जलती रह गई थी। मुझे दीवारों पर स्याह धब्बे नजर आए। ठुड्डों से मेरे पेट में शदीद दर्द होने लगा था। कुछ देर में सुगड़ा सिमटा बैठा रहा। फिर जरा आफाका हुआ तो उठकर दीवार के काले धब्बों को देखा। ये मुझे इंसानी खून के छींटे लगे। मेरी कमर में च्यूंटियां सी रेंगने लगी। इस हिंदू डोगरा के जाने के कोई 20-25 मिनट बाद 4 संतरी खटाक खटाक करते कोठरी में आ गए। इनमें से 2 संतरियों के हाथों में स्टेन गन थी, 2 खाली हाथ थे। इन्होंने आते ही मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे जीने पर घसीटते हुए बाहर ले गए।
मेरी आंखों पर बंधी पट्टी के अंदर सुर्ख सी रोशनी फैल गई। इसका मतलब था कि बाहर दिन की रोशनी है। मुझे कुछ देर चलाकर ले जाया गया, फिर उठाकर किसी ट्रक में डाल दिया गया। सीट से मैंने अंदाजा लगा लिया कि यह कोई ट्रक है। फिर ट्रक के पीछे तरपाल गिराने की आवाज आई और ट्रक स्टार्ट होकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा। मैं दो संतरियों के बीच में बैठा था जिनके कांधे मेरे कांधों से मिले हुए थे। पट्टी आंखों पर इस कदर कसकर बांधी गई थी कि मेरा सर दर्द करने लगा था, लेकिन मेरे हाथ भी पीछे बंधे हुए थे। हाथ खुले भी होते तो मैं अपनी आंखों की पट्टी को ढीला नहीं कर सकता था। ट्रक एक सीधी सड़क पर दौड़ा जा रहा था। उसने अभी तक कोई मोड़ नहीं मुड़ा था। मुझे ठंड लगने लगी थी। ये बात जाहिर थी कि मुझे किसी बहुत बड़े अकूबत खाने की तरफ ले जाया जा रहा था, जहां मुझे नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियतें दी जाएंगी और मुझसे ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि जम्मू में मेरे दूसरे साथी कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। इसके बाद मुझसे पाकिस्तानी फौज की अहम तनसीबात के बारे में पूछा जाएगा। मैं इस भयानक अजियत के लिए ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार कर रहा था। ट्रक का बिस्तरा मोड़ काट रहा था जैसे पहाड़ी सड़क पर जा रहा हो। कभी चढ़ाई आ जाती और कभी उतराई। एक बार उतराई पर ट्रक देर तक चलता रहा, फिर एक तरफ घूमा और रुक गया। दो आदमियों ने मुझे उठाकर ट्रक से बाहर निकाला और ज़मीन पर खड़ा कर दिया। मेरी आंखों पर से पट्टी उतार दी गई। मेरी आंखें पहले तो चकाचौंध हो गई। मुझे बाजुओं से पकड़कर एक तरफ ले जाया जा रहा था। मैंने आंखें खोल दी। ये पहाड़ियों के दरमियान एक लंबी बैरक थी जिसकी ढलानी छत पत्थर की सलीटों से बनी हुई थी। बैरक के लिए लंबे बरामदे में दो खाली चारपाइयां बिछी हुई थी। मुझे इन चारपाइयों के पास फर्श पर बिठा दिया गया। इर्द गिर्द वीरानी और सन्नाटा छाया था। किसी परिंदे के बोलने की आवाज तक नहीं आ रही थी। दो आदमी वहीं खड़े रहे। दो संतरी एक तरफ से डबल मार्च करते आए और मुझे डंडा डोली करके उठाकर एक कमरे में लाकर डाल दिया। दोनों के कंधों से स्टेन गन्ने लटक रही थी। छोटे से कमरे में सिवाय एक मट्टी के मटके के और कुछ नहीं था। दरवाजा खुला और विंग कमांडर भटनागर अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे एक आदमी कुर्सी और टेप रिकॉर्डर उठाए हुए था। कुर्सी पर विंग कमांडर बैठ गया। टेप रिकॉर्डर फर्श पर रख दिया गया। माइक उसी ने मेरी तरफ करके कहा, गधे की औलाद, अपने आप सब कुछ बता दोगे तो बच जाओगे। बोलो, तुमने किसके साथ बॉर्डर क्रॉस किया था? जम्मू कश्मीर में तुम्हारे साथी कहाँ कहाँ हैं? तुम्हारे साथी पुल तबाह करने के बाद कहाँ छुपे हुए हैं? मैंने कहा, जो कुछ आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। सच ये है कि मैं लाहौर का गुंडा था। लाहौर में गुंडों की पकड़ दकड़ शुरू हुई तो मैं बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ गया। भटनागर मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। लेकिन तुम तो साधुओं का भेष बदलकर मेरे घर आए और तुमने अपने साथी कमांडो से मिलने पर इसरार किया था। मैंने कहा, जनाब, मैं आप पर असर डालना चाहता था ताकि यहाँ आराम से साधु बनकर जिंदगी बसर कर सकूं। इतना कहना था कि मुझ पर ठुड्डों और गूंसों की बारिश शुरू हो गई। उन सब ने मिलकर मुझे इतना मारा कि दर्द से मेरी चीखें निकल गईं और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो एक संतरी प्याले में पानी पिला रहा था। विंग कमांडर भटनागर ने आस्तीन चढ़ा रखी थी। वो गजबनाक लहजे में बोला, तुम ज्यादा देर तक सच्चाई को नहीं छुपा सकोगे। अभी तुम्हें पूछगछ के कई सेंटर की सैर कराई जाएगी। तुम्हें ऐसी ऐसी अजियतें दी जाएंगी कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी और बेहतर है कि यहीं अपना बयान रिकॉर्ड कराकर अपनी जान बचा लो। मैं सब जानता था कि वह झूठ बोल रहा है। मैंने सारे राज बता भी दिए तो मेरा रिकॉर्ड दिल्ली, तरचनापुली और पठानकोट से मंगवा लिया जाएगा और जब सारी हकीकत सामने आएगी तो ये मुझे शूट कर ही देंगे। चुनाचे मैं अपने पहले वाले बयान पर कायम रहा। मेरी फिर ठुकाई शुरू हो गई। वो बड़ी बेदर्दी से मुझे ठुड्डे और मुक्के मार रहे थे और लेकिन मैं कोई कमजोर इंसान नहीं था। मेरे अंदर काफी कुव्वत थी। जिस्म भी घुटा हुआ और फौलाद की तरह मजबूत था, लेकिन वो कुछ इस तरीके से मुझे मार रहे थे कि मेरी हड्डी टूटने लगी और फिर मैं बेहोश हो गया। होश आया तो कमरे में अकेला फर्श पर पड़ा था। अंग अंग दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने मटके में से थोड़ा सा पानी निकाल कर पिया और नंगे ठंडे फर्श पर सीधा लेट गया। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कभी अपने साथी कमांडो नंबर 9 का ख्याल आता कि उस बेचारे पर क्या गुजर रही होगी। कभी ये सोचता कि अब मेरा अंजाम क्या होगा। यहाँ से फरार मुझे एक नामुमकिन बात नजर आ रही थी, लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा था। इस वक्त मेरा सारा बदन फोड़े की तरह दुख रहा था। कमबख्तों ने मुझे इस बुरी तरह पीटा था। ये कोई अजियत नहीं थी। मैं खूब जानता था कि अभी मुझे हालात अकूबत के जरिए बड़ी अजियतें दी जाएंगी। मैंने आंखें बंद कर ली। न जाने क्यों मुझे इस वक्त स्याह फाम उस सुदा नगनी का ख्याल आने लगा। बुजुर्ग के मुकद्दस नक्श का भी ख्याल आया। ये सारे जराए, सारे राब्ते मुझसे टूट चुके थे और मेरी कोई मदद नहीं कर सकते थे। न जाने दिन का क्या वजह होगा कि एक संतरी दरवाज़ा खोल कर अंदर आया और मेरे पास एक टीन का डिब्बा रख कर वापस चला गया। मैंने उठकर देखा, टीन के डिब्बे में 2 सूखी रोटियां ठूंसी हुई थी। भूख लग रही थी। मजबूरन सूखी रोटियां खाईं।
पानी पिया और जगह जगह से दुखते बदन को सुलाता लेट गया। रात को फिर पूछगछ का सिलसिला शुरू हो गया। जब मैं अपने साबका बयान पर कायम रहा तो विंग कमांडर भटनागर के इशारे पर 2 मंत्रियों ने मेरे गले में कपड़ा डाला और उसे कसना शुरू कर दिया। मेरी आंखें बाहर को उबल आईं, सांस उखड़ गया, नजर के आगे तारे नाचने लगे। मैं बहाना बनाकर बेहोश हो गया। कमबख्त इस जानलेवा अजियत से कुछ देर के लिए तो निजात मिलेगी। उन्होंने मुझे बेहोश पाकर एक बार फिर लातों ठुड्डों से मारना शुरू कर दिया। मेरी चीखें निकल रही थी। भटनागर मुझे गालियां देते हुए बार बार कह रहा था, कब तक नहीं बकोगे। 2 दिन और 2 रातें मेरे साथ यही सलूक होता रहा। मैं अधमुआ हो गया था, जिस्म दर्द से फटा जा रहा था, बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से हरकत कर सकता था। तीसरे रोज मुझे कुछ खाने को न दिया गया, सिर्फ पानी पीकर गुजारा करता रहा। चौथे रोज मुझे 2 सूखी रोटियां खाने को मिली और 5वें रोज मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे वहां से निकाला गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे एक बंद ट्रक में बिठा दिया गया और ट्रक किसी नामालूम सिमत में रवाना हो गया। तकरीबन 1 घंटे बाद मेरी आंखों पर से पट्टी खोल दी गई। अब मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दी गई थी। 2 संतरी मेरे दाईं बाईं और 1 संतरी ट्रक में मेरे सामने बैठा था। इनमें एक सिख था। ये इंडियन एयर फोर्स की वर्दी में थे। ट्रक देर तक चलते रहने के बाद एक जगह रुका। मुझे डबल रोटी के 2 टुकड़े और चाय दी गई। कुछ देर रुकने के बाद ट्रक फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। अभी मालूम नहीं हो सका कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। ट्रक तरपाल से ढका हुआ था। छोटे छोटे सुराखों में दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। ट्रक अब पहाड़ी रास्तों से निकलकर मैदानी इलाके में आ गया था और दरमियानी रफ्तार से चल रहा था। सूरज गरूब हो रहा था कि ट्रक एक जगह घूमकर रुक गया। संतरी तरपाल उठाकर बाहर कूद गए। बाहर जाते ही उन्होंने स्टेन गन्ने तान ली। मुझे ट्रक से बाहर निकाला गया। मैं एक रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा था। भला इस रेलवे स्टेशन को मैं कैसे पहचान ना सकता था। इस शहर से मेरी कमांडो जिंदगी का आगाज हुआ था। ये अमृतसर का वही रेलवे स्टेशन था। लोग एक साधु को हथकड़ी में देखकर जमा हो गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं एक पाकिस्तानी जासूस हूं तो मेरे खिलाफ सब ने मिलकर नारे लगाने शुरू कर दिए। संतरी मुझे बड़ी मुश्किल से लोगों के हुजूम में से निकालकर रेलवे स्टेशन के अंदर ले गए। मुझे वेटिंग रूम में मुसल्ला संतरी की हिफाजत में फर्श पर बिठा दिया गया। वेटिंग रूम की घड़ी रात के 8 बजा रही थी कि मुझे बाहर निकाला गया। प्लेटफार्म पर जनता एक्सप्रेस खड़ी थी। लोग एक बार फिर मेरे गिर्द जमा हो गए। संतरियों ने मुझे एक फौजी डिब्बे में बिठाया और डिब्बे के दोनों दरवाजों पर मुसल्ला गार्ड खड़े हो गए। 8:40 पर जनता एक्सप्रेस अमृतसर से रवाना हुई। सीढ़ियों वाला पुल गुजर गया। कंपनी बाग वाला पुल भी गुजर गया। शरीफपुरे की रोशनियां नजर आने लगी। ये भी पीछे रह गईं। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। 9:30 बजे ट्रेन जलंधर के रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो मुझे बाहर निकाल लिया गया। मैं समझ गया कि मुझे जलंधर के मिलिट्री इंटेरोगेशन सेंटर ले जाया जा रहा है। अमृतसर के बाद यही पंजाब का सबसे खतरनाक और खौफनाक इंटेरोगेशन सेंटर था, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े जासूसों की रूह कांप जाती थी। स्टेशन के बाहर मेरे स्वागत के लिए चारों तरफ से बंद फौजी जीपें तैयार खड़ी थी। जलंधर शहर के बाजारों से गुजरती जीप जलंधर मिलिट्री इंटेरोगेशन सेंटर के दरवाजे पर जाकर रुक गई। यह दरवाजा किसी जेल खाने से कम नहीं था। मुसल्ला गार्ड का पहरा था। ड्यूटी में एक दफ्तर था जहां मेरे बारे में जरूरी इंदराज वगैरह किया गया। मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। 2 सफेद पोश इंटेलिजेंस वाले मुझे हथकड़ी समेत एक तरफ लेकर चले। कई एक बरामदों की भूल भुलैयों में से गुजार कर ये लोग मुझे एक कमरे में ले गए जहां उन्होंने मेरी आंखों की पट्टी खोल दी। छत के साथ 2 रस्से लटक रहे थे और दीवार के साथ लोहे का एक स्ट्रेचर नमाज शिकंजा पड़ा था। मुझे दी जाने वाली अजियतों का अलमनाक बाब शुरू होने वाला था। जलंधर इंटेरोगेशन में मुझे जो अजियतें दी गई उन्हें याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। मेरे जिस्म को आईनी शिकंजे में फंसा कर कसा गया और सारा दिन मुझे छत से उल्टा लटकाए रखा गया। मेरे जिस्म में पानी दाखिल करके पेट को ढोलक की तरह बजाते तो मेरी चीखें निकल जाती। नाजुक हिस्सों को जलते सिगरेटों से दागा गया। मैं बेहोश हो जाता तो मेरे होश में आने का इंतजार किया जाता। होश में आता तो तशद्दुद का बेईमाना सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता। मेरी हालत इतनी नाजुक हो गई कि मैं मौत की दुआएं मांगने लगा। लेकिन इन तमाम अज़ियतों के बावजूद मैंने उन्हें वो मालूमात न दी जो वो मुझसे हासिल करना चाहते थे, यानी ये कि मेरे साथी बारित में कहाँ है और उनका खुफिया कोड क्या है। मैंने एक ही रट लगाए रखी कि मैं रज़ाकाराना तौर पर अकेला ही जासूसी करने भारत आया था और मेरा यहाँ कोई साथी नहीं है। उसकी वजह यह थी कि एक तो उन्होंने मुझे जम्मू में रंगों हाथों पकड़ा था, दूसरे ये बात भी उन पर खुल गई थी कि मैं हिंदू साधु नहीं हूँ बल्कि मुसलमान हूँ। उनके सामने मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता था। बस इतना एतराफ जरूरी था कि मैं रज़ाकाराना तौर पर जासूस हूँ और अपने तौर पर भारत से आया हूँ। जब वो लोग मुझसे अपनी बात ना मनवा सके और उन्हें मेरे पिछले रिकॉर्ड का इल्म भी कुछ ना हो सका
तो मुझे इंटेरोगेशन सेंटर के अकूबत खाने से निकालकर सेंट्रल जेल पहुंचा दिया गया। 1 महीना मुझे फांसी की तंगो तरीक कोठरी में बंद रखा गया, फिर जराइम पेशा कैदियों के वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। चूंकि मैं पाकिस्तानी जासूस मशहूर था, इसलिए जेल के हिंदू और सिख कैदी मुझसे बुरा सलूक करते, आते जाते मुझे गालियां दी जाती। मैं लोहे की सलाखों वाली बैरक के कोने में चुपचाप बैठा दूर जेल की ऊंची दीवार को देखता रहता। इस दीवार के दोनों कोनों पर ऊंची ऊंची मचानें बनी हुई थी, जहां सिपाही हर वक्त पहरा देते थे। अदियतें बर्दाश्त करते करते मैं कमजोर हो गया था। मुझे यही बताया गया कि मेरा चालान अदालत में पेश किया जाएगा, मगर वो वक्त ना आ सका, ना आना था। सेंट्रल जेल में आने से इतना जरूर फायदा हुआ कि मुझे अजियत और तशद्दुद से निजात मिल गई थी। दूसरे यहाँ पतली दाल और जली हुई रोटियां ही सही, लेकिन 2 वक्त खाने को मिल जाता था। मेरी खोई हुई ताकत बहाल होना शुरू हो गई। यूं ही 3 महीने गुजर गए। इस दौरान में मैंने वहां से फरार की कई तरकीबें सोची, मगर उन पर अमल न कर सका। एक तो मैं अकेला था, इसके अलावा मुझ पर हर वक्त कड़ी नजर रखी जाती थी। रात को बैरक के बाहर भी मुसल्ला पहरेदार गश्त करते रहते। मुझे महसूस होता कि जेल के अंदर भी पहरेदारों की निगाहें मेरी मुसलसल निगरानी कर रही हैं। जेल का सुपरिटेंडेंट एक हिंदू टेक राम शर्मा था, जो जाहिर है संग दिल इंसान था और कैदियों को अपने दफ्तर में बुलाकर खुद बेद से पीटता था। गाली हर वक्त उसकी जबान पर रहती थी, लेकिन मेरे साथ उसका सलूक इतना बुरा नहीं था। गाली गलोच कर लेता, मगर उसने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया था। साफ लग रहा था कि उसे ऊपर से हदायत मिली है कि मेरे साथ नरमी का बर्ताव किया जाए। शायद हुकाम बाला को अभी तक यकीन था कि अगर बाहर मेरा कोई जासूस साथी है तो वो किसी न किसी रूप में मुझसे मुलाकात करने जरूर आएगा। हफ्ते में 1 रोज जब मुलाकात का वक्त आता तो मुझे बैरक से निकाल दिया जाता और पहरेदार जानबूझकर इधर उधर हो जाते। मैं उनकी इस चाल को बखूबी समझ रहा था, लेकिन अव्वल तो मेरा वहां कोई साथी जासूस था ही नहीं। अगर होता भी तो वो कभी मुझसे मुलाकात करने न आता। ताहम मैं मुलाकातों के वक्त जेल के सेन में चल फिरकर कैदियों से मुलाकात करने वालों का मुशाहिदा करता। अब मैंने वहां से फरार होने के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया था, अगरचे कोई वादे तरकीब मेरे ज़हन में नहीं आई थी। जेल में मेरी एक सिख कैदी से सलाम दुआ हो गई थी, जो डाके और कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा भुगत रहा था। उसका नाम गुम्मन सिंह था। ऊंचा लंबा, जात का जट था, दाढ़ी को ऊपर खींचकर रुमाल से बांध रखा था। आंखें खूनियों जैसी थी, मगर दिल का साफ और बेलौस था। खरी बात मुंह पे कह देता था। सुपरिटेंडेंट जेल भी उससे डरता था और उसको कभी गाली वगैरह नहीं दी। गुम्मन सिंह से सारे कैदी खाइफ रहते थे और उसकी बड़ी आओ भगत करते थे। वहां मशहूर था कि गुम्मन डकैत ने 12 खून किए हैं। गुम्मन सिंह डकैत से मेरी दोस्ती की इब्तिदा एक इत्तफाकी हादसे से हुई। वो नाब जेल से जलंधर की सेंट्रल जेल में लाया गया था। उसे यहाँ आए अभी 1 महीना ही हुआ होगा कि सारी जेल में उसकी बदमाशी की धाक बैठ गई। उसकी मुलाकात को बड़े बड़े पगड़ों और रेशमी लाचों वाले अमीर से खाते और उसे हर रोज बाहर से खाना भी पहुंच जाता था। और जब कभी उसे शराब मिल जाती तो नशे में बदमस्त होकर वो बड़ा ऊधम मचाता। गुम्मन सिंह डकैत ने एक रोज शराब के नशे में सुपरिटेंडेंट जेल शर्मा को गाली देकर कह दिया कि अगर उसने उसके खिलाफ शिकायत की तो वो जेल में रहकर भी उसके सारे खानदान को कत्ल करवा देगा। शर्मा डर गया और गुम्मन सिंह डकैत के सामने आने से हमेशा गुरेज करता। एक दिन बारिश के बाद मौसम खुला तो गुम्मन सिंह डकैत बैरक से निकलकर पीपल के दरख्त तले ईंटों के चबूतरे पर बैठ गया। 2 कैदी उसकी पिंडलियां दबाने लगे। गुम्मन सिंह डकैत अपनी दाढ़ी को बांटकर रुमाल में बांधकर ऊपर चढ़ा रहा था कि अचानक उधर से मेरा गुजर हुआ। गुम्मन सिंह डकैत की पुश्त मेरी तरफ थी। मैंने देखा कि पीपल के तने में से एक काला सांप निकलकर गुम्मन सिंह की तरफ बढ़ रहा है। जो 2 मुशक्कती गुम्मन सिंह की मुट्ठी चापी कर रहे थे, उनकी नजर भी सांप पर न पड़ी। मैं बेइख्तियार चिल्लाया, गुम्मन साइयां सांप। गुम्मन सिंह अपनी जगह से उछला, मगर इतने अरसे में सांप उसे डस चुका था। पहले सिंह को तो पता ही ना चला कि मुशक्कती भाग गए। सांप ने गुम्मन सिंह की रान पर डसा था। वो तहबंद उठाकर रान को देखते हुए बोला, ओए डंग मार गया है। सांप का जहर अपना असर दिखाने लगा था। गुम्मन सिंह को चक्कर आ गया। वो बैठ गया और जहां सांप ने डसा था उस जगह अपनी पगड़ी उतार कर बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं लपक कर उसके पास आ गया। मेरी तामिल स्याह फाम महबूबा सुधा नगरी का दिया हुआ सांप का मनका इस वक्त भी मेरे पास ही था। मैंने उसे चीथड़े में लपेट कर अपने बाजू के साथ बांध रखा था। बुरे से बुरे हालात में भी मैंने उस मनके को अपने से जुदा नहीं किया था। इसके बारे में मैं हर किसी को यही बताता था कि यह काला पत्थर मेरी वालदा की निशानी है, जो उसने मरते वक्त मुझे दी थी और कहा था कि इसे अपने से कभी जुदा न करना। खुदा जाने क्यों ये सुनकर किसी ने मुझसे इस
इस मनके के बारे में फिर कोई सवाल नहीं किया था। मैंने इंटेरोगेशन सेंटर में जानलेवा तशद्दुद बर्दाश्त किया। उस वक्त भी ये मनका मेरे पास ही रहा। मैंने गुम्मन सिंह को लेट जाने का कहा और बाजू पर बंधा चीथड़ा खोलकर मनका निकालकर गुम्मन सिंह की रान पर उस जगह रख दिया जहां सांप ने डसा था। वहां शोर मच गया, कैदी जमा हो गए, सिपाही और पहरेदार भी आ गए। मैंने ये कहकर किसी को करीब ना आने दिया कि मैं सुलेमानी मनके पर दम पड़कर सांप का जहर जायल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुधा नगनी के सांप का मनका इंतहाई सरीउल असर था। उसने देखते ही देखते सांप का सारा जहर चूस लिया। गुम्मन सिंह को बैरक में ले जाकर लिटा दिया गया। सुपरिंटेंडेंट जेल और वार्डन भी वहां आ गए। गुम्मन सिंह का बयान और मेरे अलावा मुशक्कती कैदियों की भी शहादतें कलमबंद की गईं। गुम्मन सिंह को गर्म दूध पिलाया गया। शाम तक वह बिल्कुल ठीक हो गया। उस वाक़े ने गुम्मन सिंह को मेरा गर्विदा बना दिया। आदमी बहादुर और दिल का खरा था। एक रोज कहने लगा कि करमदीन, तुम नौजवान हो, अगर तुम सचमुच पाकिस्तानी जासूस हो तो मुझे बता दो। मेरा बाहर बड़ा असर और रसूख है, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। मैंने अपना नाम करमदीन बताया हुआ था और मैं अपना राज कभी उस पर जाहिर नहीं कर सकता था। मैंने उसे भी यही मन गढ़ंत कहानी सुनाई कि मैं पाकिस्तानी जरूर हूँ, मगर भारत की सैर करने और भारतीय फिल्में देखने के लालच में सरहद पार करके यहाँ आ गया था। तमिलनाडु तक घूमता फिरा। जम्मू में पुलिस को मुझ पर शक हुआ तो साधु का भेष बदल लिया। कश्मीर की सैर करने का इरादा था कि पुलिस ने पकड़ लिया। गुम्मन सिंह मुझे अपनी लाल लाल आंखों से घूर रहा था। मुस्कुराया और बोला, आदमी तुम बड़े पक्के हो। फिर मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोला, करमदीन कुछ भी हो, असी तुम्हारे यार हैं, तुमने हमारी जान बचाई है, असी भी तुम्हारे काम जरूर आवेंगे। गुम्मन सिंह को बाहर से जो खाना आता वो मुझे इसमें जरूर शरीक करता, मगर मैं उससे तल्लुकात इस्तवार करने के बारे में बड़ा मोहतात था। अपने तौर पर मैं वहां से फरार होने की तरकीबों पर गौर करता रहता था। एक दिन मैं अपनी बैरक वाली कोठरी के बाहर बैठा धूप सेंक रहा था कि जेल का असिस्टेंट वार्डन 2 हवालदारों के साथ एक बदहाल कैदी को घसीटते हुए लाया और मेरे सामने वाली कोठरी में उसे धक्का देकर गाली दी और कहा, यहाँ से अब तेरे पाकिस्तान का सदर भी तुझे निकाल नहीं सकेगा। ये कहकर वो लोग चले गए। पाकिस्तान का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने साथ वाली कोठरी में जाकर देखा कि एक अधेड़ उम्र का मगर मजबूत डैल डोल वाला आदमी, जिसकी खशखशी दाढ़ी थी और जिसने शलवार कमीज पर गर्म स्वेटर पहन रखा था, फर्श पर ऊंधे मुंह पड़ा था। मैंने उसका चेहरा उठाया तो उसके होंठों से खून बह रहा था और माथे पर नील का निशान था। उसे बहुत मारा पीटा गया था। मैंने कहा, तुम कौन हो? उसने रहम तलब नजरों से मेरी तरफ देखा और गुलुगेर आवाज में कहा, इन काफरों से मुझे बचा लो, इन्होंने मुझे बड़ा मारा है। तुम्हारा जुर्म क्या था? मैंने सवाल किया। वो बोला, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मेरी कोठरी से चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं चुपके से उठकर बाहर आ गया। मेरा ज़हन अभी तक सोच रहा था कि वार्डन ने ये क्यों कहा था कि यहाँ से तुझे पाकिस्तान का सदर भी बाहर नहीं निकाल सकता। कहीं ये पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। मैं उठकर दोबारा कोठरी की तरफ जाने ही वाला था कि गुम्मन सिंह उधर से गुजरा। करमदीन, ये नया रंग रूट कहाँ से आया है? मैंने अनजान बनकर कहा, मुझे नहीं मालूम, वार्डन इसे यहाँ फेंक गया है। रात को बड़ी सर्दी थी, बर्फानी हवा चल रही थी। मैं पुराने कमलों में लिपटा अपनी कोठरी के कोने में दुबका पड़ा था कि मुझे साथ वाली कोठरी से कराने की आवाज़ सुनाई दी। ये नई कैदी की आवाज़ थी। अचानक वो कलमा शरीफ का विर्द करने लगा, जैसे उसका आखिरी वक्त करीब आ गया। अब मुझसे ना रहा गया। मैं उठकर दबे पांव उसकी कोठरी में दाखिल हुआ। वो गंदे कमलों के ढेर में पड़ा कराते हुए बार बार कलमा पढ़ रहा था। मैं करीब जाकर बैठ गया। भाई, क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम्हारी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? उस कैदी ने मुझे डांटते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे मरने दो। मैं इस्लाम और अपने प्यारे पाकिस्तान के नाम पर जान दे रहा हूँ और मुझे शहीद हो जाने दो। फिर उसकी आवाज़ बंद हो गई। मुझे तशवीश हुई। मैंने देखा कि वो बेहोश हो गया था, लेकिन उसका सांस अभी चल रहा था। मैंने बैरक में गश्त करते हवालदार को जाकर सूरत हाल बताई तो उसने मुझे गाली देकर कहा, तुम चाचे लगते हो उसके, वो भी तुम्हारी तरह पाकिस्तानी जासूस है, मरता है तुम मरने दो, चलो अपनी कोठरी में, और अब बाहर निकले तो शूट कर दूंगा। मैं वापस आकर अपनी कोठरी में लेट गया। दूसरे रोज सुबह का दिन चढ़े, जेल के वार्डन ने मेरे साथ वाले पाकिस्तानी जासूस को कोठरी में जाकर उसे कोई दवाई पिलाई और उसे गालियां देता वापस आ गया। सारा दिन नया कैदी बाहर न निकला। शाम को डॉक्टर भी उसका मुआयना करके चला गया। रात के वक्त नए कैदी को उठाकर जेल की डिस्पेंसरी में ले जाया गया, जहां वो सारी रात पड़ा रहा। 2 दिनों के बाद मैंने उसे जेल की डिस्पेंसरी के बाहर जमीन पर धूप में अकड़ों बैठे देखा। वो बहुत बीमार लग रहा था। पाकिस्तानी होने के नाते मुझे कुदरती तौर पर उससे हमदर्दी हो गई थी। मैंने करीब जाकर उसकी खैरियत दरियाफ्त की तो उसने गुस्सीली नजरों से मुझे देखते हुए गर्रा कर कहा,
तुम मेरा पीछा लगता है नहीं छोड़ोगे, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम वार्डन के पिट्ठू हो, तुम मुझसे कोई मालूमात हासिल नहीं कर सकते। और उसने मुझे बहुत गंदी गाली दे दी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया मगर मैं पी गया। उसने मुझे वार्डन का पिट्ठू कहकर मेरी तौहीन की थी। शायद उसे यह पता नहीं था कि मैं भी मुसलमान हूँ और मुझ पर भी पाकिस्तान के जासूस होने का इल्ज़ाम है। मैंने जब उसे बताया कि मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ और मुझ पर भी पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम है, उस पर उस नए कैदी ने मुझे घूर कर देखा और बोला, तुम बकवास करते हो। तुम अगर मुसलमान हो भी तो वार्डन के पिट्ठू हो। तुम भारतीय हुकूमत के नौकर हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, जाओ अपना काम करो। उस वक्त मैंने यही मुनासिब समझा कि उससे मजीद बातचीत नहीं करनी चाहिए। मैं वहां से चला आया, लेकिन मेरे दिल में उस मुसलमान कैदी के लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी, खास तौर पर जब कि उस पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम था। अगरचे ये नया मुसलमान कैदी मुझे अपने करीब आने की इजाज़त नहीं देता था, लेकिन मैंने हौसला न हारा। गुम्मन सिंह को बाहर से माल्टे आते, वो मुझे खाने को देता तो मैं 2 माल्टे छुपा कर रख लेता और नए मुसलमान कैदी को जाकर दे देता। आहिस्ता आहिस्ता चंद रोज के बाद उसने मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। उसने मुझे बताया कि मेरा नाम रमज़ान है, मेरा घर पाकिस्तान के शहर सखर में है, मैं पुलिस का खोजी था। फिर पाकिस्तान बॉर्डर फोर्स ने स्मगलरों को पकड़ने के लिए मेरी खिदमत हासिल कर ली। कुछ दिन उनके लिए काम करता रहा। अब उन्होंने मुझे जासूसी की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और एक रोज मुझे एक दूसरे पाकिस्तानी जासूस के साथ बॉर्डर क्रॉस करवा कर भारत भेज दिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं जलंधर रेलवे स्टेशन पर ही पकड़ा गया। ये कहकर वो खामोश हो गया। फिर मेरी तरफ देख कर बोला, मैंने सुना है कि तुम भी पाकिस्तानी जासूस हो। तुमने किस तरफ से बॉर्डर क्रॉस किया था? क्या तुम्हारा ताल्लुक भी पाकिस्तान बॉर्डर फोर्स से है? मैंने अपने बारे में उसे बताना मुनासिब न समझा, बस इतना ही कहा कि मैं पाकिस्तानी जरूर हूँ मगर जासूस नहीं हूँ। मैं तो इंडियन फिल्में देखने के शौक में बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ गया था और गिरफ्तार कर लिया गया। तुम्हारा नाम क्या है? रमजान ने पूछा। करमदीन। मैं गुजरांवाले का रहने वाला हूँ और मेरे बाप का खराद का कारखाना है जहाँ मैं खराद पर काम करता था। रमजान मुझे बुरा भला कहने लगा, तुम लोगों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रखा है। इंडियन फिल्मों को बड़े शौक से देखते हो, हेमा मालिनी और राजेश खन्ना को अपने हीरो बनाते फिरते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जाओ यहाँ से, मैं तुम जैसे वतन के गद्दारों से बात नहीं करना चाहता। मुझे रमजान की वतन दोस्ती के जज्बे ने बेहद मुतासर किया था। मैं अपनी सिफाई में कुछ कह नहीं वाला था कि रमजान ने मुझे घूर कर देखा और बोला, मगर तुम पाकिस्तानी होकर झूठ बोलते हो। मैंने झूठ नहीं बोला, मगर तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूँ तुम पाकिस्तानी जासूस हो। मुझे यहाँ किसी ने बताया था कि तुम जम्मू तवी में पकड़े गए थे। मेरा साथी भी जम्मू गया था, उसका टारगेट भी जम्मू का एक पुल था। मुझे उसके अंजाम के बारे में कुछ पता नहीं। क्या तुमने उसे देखा था? मैं कशमकश में पड़ गया। उस शख्स के पाकिस्तानी जासूस होने का यकीन था, मगर मैं अपने बारे में कुछ बताते हुए हिचकिचा रहा था। मैंने उससे उसके साथी के बारे में पूछा तो वो बोला, असली नाम तो तुम जानते हो, हम कभी बताया नहीं करते। मुझे मालूम है कि तुमने भी अपना नाम गलत बताया है। मेरा नाम असली भी रमजान नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी मुसलमान भाई होने के नाते मैं तुम्हें अपने साथी के बारे में जरूर बताऊंगा कि वो एक साधु के भेष में था। उसने जम्मू के शहर के किसी बाग के दरवाजे पर अपनी कुटिया बना रखी थी। मैं कुछ चौंका, मगर उस हैरत को मैंने अपने चेहरे से जाहिर न होने दिया। ये शख्स उस साधु के बारे में कह रहा था जिसने वाकई जम्मू के शहर कंपनी बाग के दरवाजे के पास अपनी झोंपड़ी बना रखी थी और जहां मैं भी जाया करता था। ये उस बात का सबूत था कि रमजान वाकई पाकिस्तानी जासूस था। मुझे जम्मू वाले साधु के बारे में इल्म था। वो वहां से फरार हो गया था और वो जिंदा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपना राज खोलना मुनासिब ख्याल ना किया और कहा, अगर तुम कहते हो कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूं तो ठीक है, बेशक कहो, लेकिन यकीन करो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी साधु साथी से नहीं मिला और जम्मू के बाग में भी कभी नहीं गया था। रमजान ने सर झुका लिया, फिर चेहरा उठाकर मुझे देखते हुए कहा, करमदीन, तुम्हारा जो कोई भी नाम है, मैं अगर फरार होकर पाकिस्तान पहुंच गया तो अपने महकमे में तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तुम बहुत पुख्ता, तजुर्बाकार और काबिल एतबार जासूस हो, क्योंकि तुमने अभी तक मुझे अपनी असलियत के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। अच्छा, अब तुम चले जाओ। आदमी बदमिजाज भी था। मैं खामोशी से वहां से चल दिया। उस वाक़े के 2 रोज बाद दोपहर के वक्त वो मेरी बैरक के करीब आकर रुक गया, फिर इशारे से कीकर के दरख्त के पास जाने को कहा। मैं उठकर उधर को चल पड़ा। सोचा शायद ये मुझे कोई राज की बात बताने वाला है। रमजान जासूस थोड़ी देर कीकर के आसपास मुंडलाता रहा, फिर मेरे करीब आकर उसने कीकर की एक शाख तोड़ दी और बोला, इसकी मसवाक बड़ी अच्छी होती है। वो दाईं बाईं देख रहा था, फिर आहिस्ता से कहने लगा, करमदीन, मुझे चेकअप के लिए ये लोग कल बड़े अस्पताल ले जा रहे हैं। मैंने हर कीमत पर रास्ते में फरार होने का मंसूबा बना लिया है।
तुम्हें अगर बाहर अपने किसी साथी को पैगाम देना है तो दे दो, मैं पहुंचा दूंगा। मुझे बाहर किसी को कोई पैगाम नहीं देना था। मैंने कहा, रमजान, बाहर मेरा कोई साथी नहीं है, मगर तुम जल्दी में कोई कदम मत उठाना, ये लोग एक एक सेकंड में गोली मार देंगे तुम्हें। वो मेरे पास बैठकर यूं ही मसवाक करते हुए कहने लगा, करमदीन, अहमक न बनो, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम भी पाकिस्तानी हो और मैं भी पाकिस्तानी हूं, हम दोनों के सामने एक ही मिशन है। मैं जानता हूं तुम्हारे साथी बाहर जरूर होंगे और मैं तुम्हारा पैगाम उन तक बड़ी हिफाजत से पहुंचा सकता हूं। बाकी तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं फरार होने में बड़ी महारत रखता हूं। 2 बार पहले भी राजस्थान की जेल से फरार हो चुका हूं। मैं सोचने लगा कि उसे अपने बारे में बताए देना चाहिए और मुंबई वाले हकीम साहब को, जो पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत करता है, अपनी कैद के बारे में पैगाम पहुंचा देना चाहिए। मैं उसे बताने ही वाले था कि अचानक सामने से एक हवालदार गश्त करता हमारी तरफ आया। रमजान बोला, शाम के बाद तुमसे बात करूंगा। वो चला गया। दोपहर के बाद मुलाकात हुई तो गुम्मन सिंह बड़ा खुश मुलाकाती वार्ड की तरफ बढ़ा। मेरे करीब से गुजरते हुए बोला, करमदीन, आज साडा दारू आ रहा है, मुलाकात में तुमको भी पिलाऊंगा। और वो अपनी मूंछों को हथेली से हटाते हुए आगे निकल गया। मैं अपनी बैरक में जाकर कंबल ओढ़कर कोने वाली सलाखों के साथ टेक लगाकर बैठ गया और अपने फरार के बारे में गौर करने लगा। कमबख्त इस जेल में हिफाजती इंतजामात इस कदर सख्त थे कि वहां से फरार अभी तक मुझे नामुमकिन दिखाई दे रहा था। मैं उसी उधेड़ बुन में लगा रहा। दोपहर ढल गई, सूरज गरूब होने लगा तो मैंने गुम्मन सिंह को अपनी तरफ आते देखा। वो मुझे कुछ संजीदा दिखाई दिया। मैंने यूं ही पूछ लिया, सरदार जी, लगता है आपका दारू नहीं आया। गुम्मन सिंह ने मेरे पास आकर कंबल को एक तरफ हटाया तो मैंने देखा कि उसके तय बंद में दारू की एक बोतल आधी बाहर निकली हुई थी। करमदीन, हमारी बोतल कभी नहीं रुक सकती, मगर तुझे एक बड़ी गर्मा गर्म खबर सुनाने आया हूं। मैं गुम्मन सिंह को तकने लगा, क्या मेरी रिहाई के आर्डर आ गए हैं? गुम्मन सिंह मेरे पास जमीन पर बैठ गया। वो मूंछों को उंगली से मरोड़ते हुए टिक टिकी बांधे मुझे तक रहा था। करमदीन, तूने मेरी जान बचाई थी, तुझे यार कहा है, तुझसे दगा नहीं कर सकता। मर्द हूं, सिंह शेर हूं, भारत माता को पीछे छोड़कर तेरी यारी निभा रहा हूं। मैं हैरान था कि ये शख्स मुझे ऐसी कौन सी बात बताने वाला है। गुम्मन सिंह के चेहरे पर इस वक्त मर्दाना जलाल था। उसने कंबल हटाकर अपनी तहबंद में अड़सी हुई दारू की बोतल निकालकर 2 घूंट पिए, दारू को उसी जगह छुपा दिया और मूंछों को हाथ से साफ करते हुए बोला, पुत्र जी, ये जो रमजान यहाँ नया कैदी आया है ना, ये जेल वालों का अपना आदमी है। ये तुमसे तुम्हारे साथियों के राज मालूम करने आया है, इससे खबरदार रहना। ये कहकर गुम्मन सिंह उठा और झूमता झामता मैया गाता अपनी बैरक की तरफ चल दिया। मैं तो जैसे सकते में आ गया। मैंने इस पहलू पर कभी गौर ही नहीं किया था कि नया कैदी भारतीय जासूस भी हो सकता है। जेलों में आमतौर पर यह गुर इस्तेमाल किया जाता है कि अपनी तरफ से आदमी भेजकर दूसरे जासूस के राज मालूम करने की कोशिश की जाती है। मैंने दिल ही दिल में शेर मर्द गुम्मन सिंह को सलाम किया। उसने अपने वतन के मफादात को खातिर में ना लाते हुए मुझे एक बहुत बड़े खतरे से आगाह कर दिया था। इस वक्त गुम्मन सिंह मुझे रमजान के बारे में खबरदार न करता तो मैं उस रोज उसे यकीनन मुंबई वाले पाकिस्तानी जासूस के बारे में सब कुछ बता देता और उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता। अब मैं अपनी जगह पर चौकन्ना हो गया और मेरा ज़हन उस लाइन पर सोचने लगा कि मैं भारतीय जासूस रमजान को यहाँ से फरार होने के मैं सिलसिले में किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। उस रात जेल के गंदे कंबल में लेटे लेटे मैंने बाकायदा एक मंसूबा तैयार कर लिया। दिन निकला तो मैं बाहर वाली चक्की के पास बैठा मसवाक कर रहा था कि गुम्मन सिंह उधर आ गया। मेरे पास आकर राजदारी से बोला, पुत्र करमदीन, यार तुम मुझे सांप का मनका दे दो तो मैं तुम्हें जेल से बाहर 2000 रुपए दिलवा सकता हूँ। ऐसा सीधा और साफ दिल का आदमी था कि वो भूल ही गया था कि उसने मुझे किस कदर खतरनाक बात रात को बताई थी। उस ज़मन में वो मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। मैंने अपनी मजबूरी का इजहार करते हुए कहा, सरदार जी, ये मनका मेरी माँ की निशानी है, मैं इसी किसी को नहीं दे सकता, मुझे क्षमा कर दें। गुम्मन सिंह ने मेरे कंधे पर हाथ मारा और बोला, ओए कोई गल नहीं पुत्र जी, तुम्हारी माँ हमारी माँ है। वो जाते जाते पलट कर मेरे पास आया और कहने लगा, करमदीन, अगर कभी तुम्हें यहाँ से फरार होने का मौका मिले तो मेरे गांव जरूर आना। वहां तुम्हें इंदिरा गांधी की सारी पुलिस भी मिलकर तलाश नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा बॉर्डर क्रॉस करवा दूंगा। मैंने कोई जवाब न दिया, मुस्कुराता रहा। गुम्मन सिंह को भी अभी रात की चढ़ी हुई थी। कहने लगा, कादियां से 3 कोस पर हरचवाल गाँव है। हरचवाल के आगे श्री गोबंद का रेलवे स्टेशन है। बस हरचवाल और श्री गोबंद के दरमियान गंगापुर है। यही मेरा गांव है, जरूर आना, तुझे माजे का खालस अपने घर का दारू पिलाऊंगा। मैंने गुम्मन सिंह से कहा, सरदार जी, रमजान के बारे में आपने मुझे तो बता दिया है, किसी और को ना बताएं।
गुम्मन सिंह का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। मेरे बाजू को जोर से पकड़कर बोला, करमदीन, तुम पंजाबी होकर ऐसी बात कर रहे हो। मैं पंजाबी शेर मर्द हूँ, आगे फिर कभी ऐसी बात न करना। गुम्मन सिंह लहराता हुआ अपनी बैरक की तरफ चला गया। गुम्मन सिंह ने मुझे 2-3 रोज बाद बताया कि उसने सुपरिटेंडेंट जेल के दफ्तर में रमज़ान जासूस को सुपरिटेंडेंट से खास अहकामात वसूल करते सुना था। रमज़ान को कतई इल्म नहीं था कि मुझ पर उसका राज फाश हो चुका है। वो बज़ाहिर मौका पाकर मेरी कोठरी में आया और एक बार फिर उसने कहा कि उसके फरार का मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। चुनाचे अगर अपने किसी साथी को बाहर पैगाम देना हो तो मैं उसे बता दूं। मैंने अपने बनाए हुए मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। मैंने रमज़ान से कहा कि तुम अगर वाकई मुझे अपना पाकिस्तानी मुसलमान भाई समझते हो और तुम्हें मुझसे हमदर्दी है तो फिर मुझे अपने साथ इस जेल से क्यों नहीं निकाल ले जाते। इस पर रमज़ान ने जवाब दिया, जिस शख्स ने मुझे यहाँ से निकालने का जिम्मा लिया है वो सिर्फ एक आदमी को ही फरार करवा सकता है। हाँ, मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने किसी मोतबर साथी का पता बता दो ताकि मैं उससे भी मदद ले सकूं, क्योंकि अभी मुझे भारत का बॉर्डर क्रॉस करना नहीं है बल्कि भारत में रहकर जासूसी करनी है। मैं अब्बू से भला कैसे अपने मुंबई वाले हकीम साहब का पता बता सकता था। मैंने कहा, रमज़ान चचा, यकीन करो भारत में अगर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई पाकिस्तानी जासूसी का काम कर भी रहा है तो मुझे उसका इल्म नहीं। मुझे उन लोगों से कसदन बेखबर रखा गया है। कद उसे जाकर मिलते रहे हो। मुझे राजौड़ में अपने एक पाकिस्तानी साथी से इसका इल्म हो गया था। ये पुलिस की रिपोर्ट थी। रमज़ान को मेरे और जम्मू वाले जासूस के बारे में ज़ाती तौर पर कुछ मालूम नहीं था। उसे मेरी रिपोर्ट और हिस्ट्री शीट पढ़कर सुनाई गई थी। ये रोज़नामचा उस खुफिया आदमी ने तैयार किया था जो जम्मू में मेरा ताकुब किया करता था। मैंने कहा, मैं किसी जम्मू वाले साधु को नहीं जानता। फिर जानबूझकर कदरे खामोश रहा और रमज़ान की तरफ देखकर सरगोशी में कहा, मुझे यकीन है कि तुम मेरे पाकिस्तानी भाई हो और वतन अजीज़ के लिए यहाँ काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। रमज़ान के चेहरे पर इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। वो राजदारी से मेरे करीब आकर बैठ गया और बज़ाहिर दाएं बाएं एक तशवीश अंगेज निगाह डाली। मेरे भाई करमदीन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखो ना, तुम अगर मुझे अपने किसी साथी का पता बता दोगे तो मैं मुश्किल हालात में उससे मदद ले सकूंगा। ये तुम्हारा कौमी फ़र्ज भी है। मैं दिल में मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, अच्छा तो फिर गौर से सुनो। मेरे पास एक खुफिया कोड बुक है जिस पर उन तमाम पाकिस्तानी एजेंटों के नाम और एड्रेस दर्ज हैं जो भारत के मुख्तलिफ सूबों में काम कर रहे हैं। रमज़ान की तो आंखें चमक उठी। वो उस खुशी को ना दबा सका और बोला, करमदीन, मुझे तुम वो खुफिया कोड बुक एक नज़र दिखा दो। अपने पाकिस्तानी साथियों में से मुझे 2-1 के ही पते चाहिए ताकि बवक्ते ज़रूरत मैं उनसे इमदाद हासिल कर सकूं। मैंने कहा, लेकिन ये कोड बुक मेरे पास नहीं है। गिरफ्तारी से 1 हफ्ता पहले मैंने उसे एक जगह छुपा कर रख दिया था क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि भारतीय CID मेरे पीछे लगी हुई है और वो मुझे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेगी। कहाँ छुपा रखी है, तुम मुझे बता दो, मैं वहां से जाकर निकाल लूंगा। रमज़ान ने बेताब होकर कहा। मैंने कहा, जिस जगह मैंने कोड बुक को दफन किया हुआ है वो जगह सिवाय मेरे और किसी को मालूम नहीं और मैं खुद ही वहां जाकर निकाल सकता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे भी अपने साथ यहाँ से भगा कर ले चलो, फिर मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहाँ मैंने खुफिया कोड बुक छुपाई हुई है। उसके बाद तुम्हें सब पाक एजेंटों के नाम और पते मालूम हो जाएंगे। हो सकता है फिर हम दोनों ही किसी मास्टर स्पाई के पास जाकर छुप जाएं। खुफिया कोड बुक यानी गैर मुल्की जासूसों की पूरी लिस्ट और पते एक बहुत बड़ा लालच था जिसमें रमज़ान आ गया। अगर वो ये कारनामा सर अंजाम दे देता है तो भारतीय खुफिया महकमा उसे बहुत बड़ा ओहदा अता कर देगा। उसको और कुछ ना सूझा। कहने लगा, ठीक है, आज रात तुम तैयार रहना। प्रोग्राम के मुताबिक मेरा आदमी पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में यहाँ आएगा, तुम मेरे साथ निकल चलना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ठीक है, मैं रात को तुम्हें तैयार मिलूंगा। रमज़ान उठकर चला गया। मुझे मालूम था कि उसके लिए फरार होना कोई अहमियत नहीं रखता। वो भारतीय CID का खास आदमी है और जेल के दरवाजे आधी रात को उस पर खोल दिए जाएंगे। मैं ये भी जानता था कि जिस वक्त वो मुझे अपने साथ ले जाकर झूठे फरार का ढोंग रचाए, रात के अंधेरे में जेल से भागेगा तो खुफिया पुलिस के मुसल्ला आदमी हमारा पीछा शुरू कर देंगे और रमज़ान उन्हें खुफिया इशारे भी देगा। शाम को वो इधर उधर से मंडलाता एक बार फिर मेरे पास आया और बातों ही बातों में उसने मुझसे पूछा कि खुफिया कोड बुक किस जगह छुपाई गई है, मगर मैंने ये कहकर टाल दिया कि यह मैं जेल से निकल कर ही बताऊंगा। ये मेरा असूल है। तुम जानते हो कि हम जासूसों की बाज़ असूली मजबूरियां होती हैं। वो मुतमईन होकर चला गया। फरार होने का मौका खुद जेल के हुक्काम दे रहे थे और मैं बाहर निकलते ही मुसल्ला आदमियों की निगाह में हूँगा। उनके ख्याल में मैं उनकी निगाहों और गोलियों से बचकर कहीं फरार नहीं हो सकता था, इसलिए वो मुतमईन थे।
मैंने गुम्मन सिंह को अपने फरार के बारे में कुछ ना बताया। ये अव्वल दिसंबर की रात थी। जलंधर के आसमान पर सितारे खुले थे और मैं अपनी बैरक में कंबलों में लिपटा पड़ा था। बैरक के बाहर 2 हवालदार बारी बारी गश्त लगा रहे थे। दूर जेल के बड़े दरवाजे पर निस्फ बल्ब रोशन था और सहन बिल्कुल खाली पड़ा था। अगरचे ये फरार एक ढोंग था, फिर भी मुझे मुतासर करने के लिए इसका बाकायदा मंसूबा बनाया गया था ताकि मुझे शक न हो। रमजान की कोठरी में अंधेरा था। जब जेल की घंटी ने आधी रात का घंटा बजाया तो मैं कंबल में से मुंह निकालकर बड़े दरवाजे की तरफ तकने लगा। मैंने महसूस किया कि गश्त करने वाले हवालदार ज्यादा वक्फे से गश्त करने लगे थे। जेल के दरवाजे के ऊपर लगा हुआ बल्ब उसी तरह रोशन था। फिर अचानक गेट खुला और एक जीप तेजी से दाखिल होकर एक तरफ रुक गई। जीप में से एक आदमी पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में उतरा। उसके साथ जेल के 2 सिपाही थे। मैं चौकन्ना हो गया। रमजान का नकली ड्रामा शुरू हो गया था। पुलिस इंस्पेक्टर सीधा रमजान की कोठरी के पास आ गया। उसने अचानक जेब से एक खंजर निकाला और जेल के सिपाहियों पर इतनी तेजी से हमला किया कि वो बज़ाहिर अपने आप को ना बचा सके और शदीद जख्मी होकर कराहते हुए नीचे गिर पड़े। इतने में गश्त करने वाला एक हवालदार वहां आ गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उछलकर उसे एक फ्लाइंग किक लगाई और हवालदार के हाथ से बंदूक नीचे गिर पड़ी। पुलिस इंस्पेक्टर ने उस पर भी खंजर से वार कर दिया। ये सारे के सारे नकली वार थे। कोई जख्मी नहीं हुआ था, बल्कि एक सोची समझी स्कीम के तहत इन सिपाहियों ने खुद पर बनावटी बेहोशी तारी कर ली थी। रमजान की कोठरी खोल दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने रमजान को बाहर निकाल कर कहा, तुम्हारा साथी कहाँ है? उसे छोड़ दो, तुम ही भाग चलो, मामला गड़बड़ ना हो जाए। यह भी एक बाकायदा चाल थी। ये जुमला जानबूझकर मुझे सुनाया गया था। रमजान ने कहा, नहीं नहीं भाई, करमदीन को जरूर साथ ले जाना है। वो मेरा स्मगलर साथी है। तुम्हें बॉर्डर पर मजीद 1 लाख रुपए दिलवा दूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तो फिर जल्दी करो, मैं पहले ही 3 आदमियों का खून कर चुका हूँ। रमजान ने मेरी बैरक में आकर आहिस्ता से मुझे बुलाया, करमदीन चलो जल्दी करो। मैंने कंबल अपने जिस्म के गिर्द लपेटा और उठकर उसके साथ दौड़ते हुए जीप में सवार हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर तेजी से जीप निकालकर जेल के दरवाजे से बाहर आ गया। जेल के दरवाजे पर भी एक सिपाही बेहोश पड़ा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, इसे मैंने सबसे पहले बेहोश किया था। हमारी जीप रात के अंधेरे में जलंधर सेंट्रल जेल से निकलकर शहर की एक वीरान सड़क पर भागने लगी। हम जलंधर रेलवे स्टेशन से भी आगे निकल गए। अब एक ऐसी कच्ची सड़क पर जीप दौड़ी जा रही थी जो अमृतसर जाने वाली रेलवे लाइन के साथ साथ जा रही थी। रमजान और मैं जीप की पिछली सीट पर कंबल लपेटे बैठे थे। उसने मेरे कान के करीब मुंह लाकर कहा, यह आदमी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बल्कि सरहद के एक मशहूर स्मगलर का साथी है। इस स्मगलर से हमारा राब्ता है। जासूसी के साथ साथ मैं इसके लिए स्मगलिंग भी करता हूँ। मैंने उसे पैगाम भिजवाया था, चनाचे उसने अपने इस खास साथी को मेरी रिहाई के लिए यहाँ भेजा। मैं जानता था कि रमजान झूठ बोल रहा है और यह पुलिस इंस्पेक्टर CID का आदमी है। मैंने पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम अमृतसर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं? मैं अपने ज़हन में अब इन लोगों के चुंगल से फरार होने की स्कीम तैयार कर रहा था, क्योंकि असल फरार अब मेरा होने वाला था। रमजान ने कहा, अगर तुम मुझे बता दो कि वो मकाम कहाँ है जहाँ तुमने खुफिया कोड बुक छुपाई हुई है, तो मैं इसे वहाँ जाने को कहूँगा और फिर उसे यहाँ से चलता करूँगा और हम खुद ही किसी न किसी तरह अमृतसर पहुँच जाएंगे। वैसे ये इस वक्त अमृतसर की तरफ ही जा रहा है। मैं भी अमृतसर ही जाना चाहता था, क्योंकि मैं उस शहर की गलियों से वाकिफ हो गया था और वहाँ अपने आप को कुछ देर के लिए बआसानी पोशीदा रख सकता था। मैंने धीमी आवाज़ में रमजान से कहा, मैंने कोड बुक अमृतसर के कंपनी बाग में एक जगह छुपाई हुई है। इससे कहो कि ये अमृतसर के कंपनी बाग वाली नहर के पास उतार दें। ठीक है, रमजान बोला। उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, चमन जी हमें कंपनी बाग की नहर पर उतार दें। पुलिस इंस्पेक्टर ने मोटी सी गाली देकर कहा, कहीं मुझे ना पंसा देना। कंपनी बाग में आजकल रात को पुलिस गश्त करती रहती है। यह भी उसने झूठ बोला था और फरार के ढोंग को हकीकत का रंग देने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा था। मैं खामोश बैठा रहा। रमजान ने उसे मिन्नत समाजत के अंदाज में कहा, चमन जी मैं डेरे में आकर तुम्हें भी खुश कर दूंगा। तुम जानते हो कि स्मगलर लोग वादे के बड़े पाबंद होते हैं। तुम हमें अमृतसर के कंपनी बाग वाली नहर के पास उतार देना। पुलिस इंस्पेक्टर ने झिंझलाकर कहा, ठीक है, तुम्हारी सीट के नीचे सिविलियन कपड़ों की गठरी रखी है। अपने जेल के कपड़े उतार कर इन्हें पहन लो। मैंने सीट के नीचे से गठरी निकालकर जेल की वर्दी उतार कर मैल खोरे रंग का कुर्ता और धोतियां पहन ली। भूरे रंग का एक एक कंबल भी हमें मिल गया। जलंधर से अमृतसर तक 40 मील का फासला जीप ने बड़ी जल्दी तय कर लिया था। जीप अमृतसर के मुज़ाफ़ात में से गुजरती हुई शरीफपुरे की आबादी में आ गई। यहाँ से मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, जीप को दाईं जानिब वाले रेलवे फाटक के पार ले जाकर एक तरफ खड़ी कर दे।
पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बार फिर मोटी सी गाली दी और जीप दाईं तरफ मोड़ दी और मेरे इशारे पर जीप नहर के पुल की दूसरी जानिब शहतूत के एक दरख्त के नीचे खड़ी कर दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने रोशनियां गुल कर दी और जल्दी से नीचे उतर कर बोला, अब फौरन मेरी जीप खाली कर दो, मुझे खतरा है कि कहीं पुलिस गश्त करती हुई इधर ना आ जाए। मैं नकली थानेदार हूँ, डर लिया जाऊंगा, चलो जल्दी करो। ये सब एक ड्रामे के मुकालमे थे। रमजान ने मेरे साथ जीप से बाहर छलांग लगा दी और पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, कालू को मेरा सलाम कहना, आज सर्दी है। मैं फौरन समझ गया कि रमजान ने खुफिया कोड में इंस्पेक्टर को शायद यही हिदायत की थी कि वो मेरी निगरानी करता रहे। पुलिस इंस्पेक्टर भी बड़ी माहिराना अदाकारी कर रहा था। बोला, नस जाओ, किस मुसीबत में डाल दिया मुझे तूने, मैं जा रहा हूँ, तुम जानो तो तुम्हारा काम जाने। और उसने जीप स्टार्ट की और उसे घुमाकर मोड़ा और तेजी से वापस शहर की तरफ रवाना हो गया। हमने कंबलों की बुक्कल मार रखी थी, सर्दी बहुत ज्यादा थी। रमजान मेरे साथ लगकर चल रहा था, उसकी जेब में यकीनन पिस्तौल वगैरह मौजूद था। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उसके पास असला ना हो। मैं भी चौकस था। मैंने बहुत जल्द महसूस कर लिया कि वो मेरे बिल्कुल साथ लगकर चल रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो मुझसे निसफ कदम पीछे रहे। उसने कहा, वो जगह कहाँ है करमदीन, हमें सुबह होने से पहले पहले खुफिया कोड बुक निकाल कर यहाँ से भाग जाना चाहिए। चमन ने बताया कि यहाँ रात को पुलिस गश्त करती रहती है। वो जगह कहीं भी नहीं थी जहाँ मैंने कोई खुफिया कोड बुक दफन की हुई थी। अब मैं इससे भागने का मौका तलाश कर रहा था। मुझे इस हकीकत का भी एहसास था कि मेरे इर्द गिर्द न सिर्फ वो पुलिस इंस्पेक्टर बल्कि पुलिस की दूसरी नफरी भी मौजूद है और हमारा पीछा कर रही है। अगर मैं फरार होने की कोशिश करूंगा तो मुझे दबोच लिया जाएगा या फिर जख्मी कर दिया जाएगा। हम कंपनी बाग की खुश्क छोटी नहर के किनारे पर चले जा रहे थे। इस नहर के दोनों जानिब आम के घने दरख्तों ने साया डाल रखा था। मुझे मालूम था कि बाईं जानिब कंपनी बाग की ग्राउंड फैली हुई है और दाईं जानिब मजेठ गांव को जाने वाली सड़क है। बाग में अंधेरा था और नहर का किनारा ढलानी था। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि अंधेरे में मुनासिब मौका पाकर किसी तरफ को छलांग लगा दूं और फिर अंधेरे और दरख्तों का फायदा उठाते हुए कंपनी बाग में गायब हो जाऊं। मैं एक जगह रुक गया। रमजान, यहाँ वो दरख्त है जिसके तने में मैंने कोड बुक छुपाई थी। रमजान ने कहा, तो चलो इसे खोद कर निकालते हैं। हम आम के दरख्त के नीचे आ गए। मैं जानबूझकर उसे उस दरख्त के पास लाया था क्योंकि यहाँ एक बावली थी जिसकी दूसरी तरफ नाशपाती का एक बाग था और इस बाग के दूसरे किनारे पर एक क्लब था जहाँ लोग शाम को टेनिस वगैरह खेला करते थे। नाशपातियों के दरख्त साथ साथ उगे हुए थे और उनके दरमियान गहरा अंधेरा फैला हुआ था। मैंने रमजान से कहा, हम कोई जमीन खोदने वाली शय साथ नहीं लाए, ऐसा करो कि मैं जहाँ इशारा करूँ तुम वहाँ से जमीन खोद डालो। रमजान अब मुझे किसी किस्म का मौका नहीं देना चाहता था। बोला, करमदीन, तुमने कोड बुक छुपाई है, बेहतर है तुम ही जमीन खोदो। मैं इधर उधर देखता रहता हूँ कि कोई सिपाही इधर ना आ निकले। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर तुम मेरा कंबल संभालो। अब मेरे अंदर का कमांडो पूरी तरह बेदार हो गया था। मैंने बिजली की सी तेजी के साथ कंबल उतार कर इस तरह रमजान के ऊपर डाला कि उसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में आ गई।